बस्तर में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए, स्थिति ये हो गई धीरे धीरे कि अब माओवादियों के लिए कोई सेफ इलाका बचा ही नहीं। और जिन माओवादियों को लगता है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा कोर इलाके में हैं और सुरक्षित हैं, तब उनकी गलतफहमी भी धीरे धीरे जवानों के द्वारा तोड़ी जा रही है और उस इलाके में जाके ऑपरेशन किया जा रहा है जिस इलाके को वो अपना सबसे सुरक्षित इलाका मानते थे। इसी के तहत एक बड़ी मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, जैसा मैंने कहा था कि इसकी ग्राउंड रिपोर्ट की जाएगी, उस स्थल पे पहुंचा हूं जहां पे जो इनकाउंटर का पॉइंट है। तो क्या है यहाँ पे, क्या मुझे नज़र आ रहा है और क्या कहानी पता चली, वो सारी कहानी आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल ये बुरुकलंका गांव के पास का जंगल है और इस जंगल में अभी तक कुछ गांव वाले हैं जिन्होंने इनकाउंटर के बाद कुछ कहानियां एकत्रित की और जो जानकारियां दी। 2-2.5 घंटे से इनसे बातचीत हो रही है, तो इन्होंने जो बताया, सबसे पहले इस पेड़ से ही शुरू करते हैं। दरअसल पहले इस पेड़ को बता देता हूँ, फिर आपको मैं आगे ले चल के और वस्तु स्थिति से अवगत कराऊंगा। ये पेड़ है, बता रहे हैं, अब इसमें सच्चाई कितनी है क्या नहीं पता, ये जवान बहुत अच्छे से बता पाएंगे। एक माओवादी था जिसका नाम हितेश था, जो मारे गए 12 माओवादी में एक नाम था मंगड़ू के साथ। और हितेश बताते हैं कि जब चारों तरफ फोर्स से घिर गए थे लोग, तो इस पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और वहाँ से भी वो फायरिंग कर रहा था। जब उसके पास कारतूस ख़त्म हो गई तो फिर जवानों ने उसे अपना निशाना बनाया। ये जानकारी गांव के ही कुछ लोग बता रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें भी ये जानकारी कहीं न कहीं से मिली। दरअसल हुआ क्या, 3 जनवरी को ये जो मुठभेड़ हुई, तो ये कोंटा एरिया कमेटी का इलाका है और कोंटा एरिया कमेटी का सचिव था मंगड़ू, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम था और कुल 12 माओवादियों पर 60 लाख रुपए का इनाम था। गांव वाले बता रहे हैं कि माओवादी यहाँ आते जरूर थे, लेकिन जब माओवादी इस इलाके में रहते थे तो गांव वालों को आने की मनाही होती थी। और इस मुठभेड़ में कुछ 14 माओवादी थे, लेकिन 2 माओवादी जो कि संतरी थे, जब फोर्स से घिरता हुआ देखे तो वो वापस टीम को बता नहीं पाया और वो यहाँ से निकल गए और इसलिए वो लोग बच गए। वो ये कि रात को मंगड़ू की जो टीम है वो यहीं पर उसने रात बिताया और रात बिताने के बाद सुबह वो यहाँ से फिर मूव करने वाले थे। उनको भी पता है कि जवान जो है वो लगातार उनकी रेकी कर रहे हैं और इस तरफ जाना है। तो राजा भाई आज कैमरा संभाले हैं, दोरनापाल के हमारे पत्रकार भाई हैं, तो पहले यहीं से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी गोलियों के निशान दिखना शुरू हो गया। पूरा इनकाउंटर बताते हैं यहीं पे हुआ है और उसके निशान भी हैं। हालांकि आज 5 तारीख है, घटना के 2 दिन बाद हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ से जो फायरिंग के दौरान जो कारतूस के खोखे थे, तो अभी भी पार्टी के कुछ लोगों ने यहाँ पे पूरे जांच परख की और उसे चुन लिया है, इसलिए हमें वो नहीं मिल रहा, लेकिन गोलियों के निशान जरूर मिल रहे हैं। तो बताते हैं कि यहाँ पे मंगड़ू की टीम आई और आने के बाद, रात बिताने के बाद सुबह वो फिर यहाँ से कहीं मूव करने वाले थे। पुलिस के पास इसकी पिन पॉइंट जानकारी मिल गई और तत्काल इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद फोर्स, पहले मंगड़ू जो है इस तरफ में उनकी टीम निकली, लेकिन जब पता चला कि उधर से फोर्स आ रही है तो वापस आके वो लोग इस तरफ की तरफ जाने लगे और इधर से भी फोर्स ने घेर रखा था। यहाँ चारों तरफ से फोर्स ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था और वो जो मैंने पहले भी आपको कई दफ़े बताया है कि जवानों की एक नई टैक्टिस है कि कॉर्डन सर्च एंड किल, उसी के तहत इस ऑपरेशन में भी उसी रणनीति का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सबसे पहले इलाके को गोल घेर लिया गया और घेरने के बाद धीरे धीरे जवान नज़दीक आते गए, जिसके दायरे में ये 12 माओवादी फंस गए। और मैं यहाँ देख रहा था कई जगह पर, पहले मैं आके यहाँ पूरा घूमा हूँ, गोलियों के निशान मिले और जो बताते हैं कि यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हालांकि पुलिस ने बताया है कि अपने प्रेस नोट में सुबह से फायरिंग हुई थी। गांव वाले बता रहे हैं सुबह जब जैसे ही सूरज उग रहा था उसी दौरान गोलियों की आवाज़ आने लगी। ये देखिए यहाँ पे भी गोलियों के निशान हैं, आप पेड़ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से फायरिंग, और उधर है उस तरफ गोली के निशान, हाँ उस तरफ है। और वो घड़ी कहाँ पे थी,
घड़ी इस तरफ है। एक माओवादी की घड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है कहीं पे। कुछ गांव वाले हैं जिनको हमने बहुत हाथ पर जोड़ा है तो वो आए हैं, उन्होंने भी हमारे साथ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक माओवादी की चप्पल जो यहाँ पड़ी हुई है, और यहाँ पे जिस तरह से घास टूटे हुए हैं, और यहाँ ये देखिए एक माओवादी की घड़ी है ये, जिसमें 10 बजे ये घड़ी बंद हो गई है। तो ये निशान यहाँ पे, और यहाँ नीचे खून है, हालांकि खून मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि खून को दिखाना नियम के विरुद्ध है थोड़ा सा। ये माओवादियों के द्वारा इसमें कुछ सामान वामान का रहा, उनका चक्की आटा का पैकेट, माओवादी इसमें अपने अलग अलग सामान रखते हैं। और चारों तरफ इसी जंगल में हुई मुठभेड़। तो गांव वाले बता रहे थे कि जब इधर गए, मंगड़ू की टीम इधर भागने की कोशिश की, फिर पता चला कि उस तरफ से भी वो लोग घिर गए हैं, तो फिर वापस आए और यहाँ आते तक जवानों ने चारों तरफ उन्हें घेर लिया, और घेरने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हालांकि स्थिति ये हो गई थी कि माओवादी बहुत ज़्यादा फायर कर पाने की स्थिति में नहीं थे, ना ही मोर्चा ले पाने की स्थिति में थे, लेकिन चारों तरफ यहाँ दौड़ने भागने और जूते के निशान हैं। जिस भी पेड़ पर आप देखें तो आपको गोलियों के निशान दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी गोली के निशान है, इस पेड़ पर भी। ये राजा भाई थोड़ा पास से दिखा दो, ये गोली के निशान है और दोनों तरफ से, यहाँ से भी इधर से भी पेड़ छलनी हुआ है, इस पेड़ पर भी गोली के निशान है, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे भी गोली के निशान, इन पेड़ों पर भी गोलियों के निशान है यहाँ पर, ये पूरी तरह से। और बताते हैं कि एक माओवादी उस तरफ भी मारा गया, 12 माओवादियों में। ये देखिए पूरे निशान, ये पूरे निशान बता रहे हैं कि यहाँ पे फायरिंग तो ताबड़तोड़ हुई है। और यहाँ जिस तरह से घास पूरी तरह से टूटे हुए हैं, लग रहा है कि या तो यहाँ पे उन्होंने, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे शायद यहाँ रात बिताई होगी माओवादियों ने। घास दबा हुआ है पेड़ के नीचे, क्योंकि ठंड में आप खुले में नहीं सो सकते। इसमें भी गोलियों के निशान हैं, और ये इतना बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ फायरिंग तो हुई है ताबड़तोड़। ये भी किसी माओवादी के किसी बैग का कवर, यहाँ पे खून है, और जो मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे भी एक माओवादी मारा गया। कुछ लोग बता रहे थे कि इस तरफ से भी, क्योंकि उस पेड़ पे भी गोलियों के निशान है 1-2 जगह, और इस पेड़ के पीछे भी मोर्चा लेने की कोशिश माओवादियों ने की, और जवानों के साथ वो आखिरी लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और जवानों की रणनीति इतनी ज़्यादा कारगर थी कि उन्होंने मौका भी नहीं दिया माओवादियों को पलटवार करने का। और क्या ये भी कुछ है, माओवादियों का ही सामान का कुछ लग रहा है, कुछ चीज़ें। तो ये सारे इनकाउंटर 3 जनवरी को, दरअसल सोमड़ू जो है किसी समय में मैं इस इलाके में 2021 में आया था, इस गांव में, जब माओवादियों के ऊपर हवाई हमला हुआ था, और उन्होंने हवाई हमले का आरोप लगाया था और बहुत सारे साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। उसको लेकर एक विरोध सभा यहाँ पे रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे माओवादी थे। उस दौरान मेरी यहाँ पे मुलाकात सोमड़ू से हुई थी, मंगड़ू से हुई थी, और किस्टारम एरिया कमेटी का जो सचिव था प्रकाश, उससे हुई थी। प्रकाश ने तो सही समय का आकलन करते हुए समर्पण कर दिया, और अभी शायद वो DRG में, हालांकि मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे कभी, शायद, इसलिए कंफर्म नहीं। उसी दौरान मेरी मुलाकात रमन्ना की पत्नी से हुई, उसने भी आगे चल के समर्पण कर दिया। ये इलाका उस समय ऐसा था कि यहाँ माओवादियों की इजाज़त के बिना कोई आ नहीं सकता था। गांव वाले भी बता रहे थे कि कुछ समय, शायद 2020-21 तक यहाँ ये स्थिति थी कि अगर गांव से किसी को बाहर जाना है तो माओवादियों से उनको इजाज़त लेनी होती थी। लेकिन 2024 के बाद से गांव वाले बता रहे हैं कि अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, अब जिसकी जब मर्जी करे वो कहीं भी जा सकता है। तो ये स्थिति है, और
मुझे लगता है कि माओवादियों की बहुत छोटी टीम थी और इनके मारे जाने के बाद अब कोंटा एरिया कमेटी पूरी तरह से खत्म हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। कल जब सुकमा के एसपी किरण चौहान से भी हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत कम नंबर में और छोटे स्तर के माओवादी अब बचे और सबसे बड़ा नाम एक क्या नाम था, केसा, सोढ़ी केसा है। एक सबसे बड़ा नाम है सोढ़ी केसा, जिसको लेकर पुलिस का ये दबाव है कि या तो समर्पण कर दे और नहीं करेगा तो इसी तरह से उसे भी घेर कर या कहीं मुखबिरों की सहायता से अगर उसकी निशानदेही हो पाएगी तो उसे भी मार दिया जाएगा और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो वो वापस आ सकता है, अभी भी मौका है। 31 जनवरी तक का समय वैसे भी डेडलाइन के तौर पर तय कर दिया गया है कि जो भी माओवादी 31 जनवरी तक आएगा उसे समर्पण नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा। लेकिन 31 जनवरी के बाद, क्योंकि फिर डेडलाइन के लिए केवल 2 महीने बचेंगे, उसके बाद चुन चुन कर माओवादियों को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बोलना जितना आसान है, चुनौती उतना ज़्यादा है, क्योंकि माओवादियों ने भी अपनी, जो बचे खुचे माओवादी उन्होंने भी अपनी रणनीतियों में बहुत सारा फेरबदल किया है। जैसे पहले उन्हें सारे उपकरण से ट्रैक किया जाता था, तो माओवादियों ने भी एक नई तरकीब निकाली है कि वो अपने सारे वॉकी टॉकी हथियार डंप कर देंगे और बिल्कुल सिविल ड्रेस में अलग अलग जगह पे मूव करके गांव वालों के साथ उनके बीच में रहेंगे और ताकि उन्हें ट्रैक न किया जाए। ये भी एक सामान है, ये माओवादियों का एक ये भी पर्स है, अब देखिए, जिसमें टूथब्रश और कोलगेट और सबसे खास बात यह है कि इसमें एक राखी भी है। हालांकि माओवादी इस तरह का मतलब भगवान के विरोध में रहते हैं और हिंदूवादी के विरोध में उनके पत्र जारी होते हैं, लेकिन ये काफ़ी चौंकाने वाला है कि माओवादियों के द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान में एक राखी भी है जिसमें भगवान गणेश की ये छोटी सी मूर्ति जैसे जो है वो दिख रहा है। तो हिंदुओं के रीति रिवाज का भी विरोध माओवादी करते हैं, लेकिन उनके बीच रहने वाले भी इस तरह के राखी का इस्तेमाल पता नहीं किस सोच से करते हैं, ये तो खैर रिसर्च का विषय है। लेकिन ये भी माओवादियों का ही सामान है जो यहाँ पे मिला है। बुरुकलंका का इलाका, जिस इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई और उसने कोंटा एरिया कमेटी को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया, वो उस समय जब माओवादी बहुत छोटी छोटी टुकड़ियों में या फिर बहुत गिनतियों में अब यहाँ वहाँ विचरण कर रहे हैं और जंगलों से ज़्यादा वो अपने आप को ग्रामीणों के बीच छुपा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हुलिये को बदल कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उस दौरान इतनी बड़ी टीम का मारा जाना निश्चित ही तौर पर आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि मंगड़ू को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि ये इलाका अभी भी उसके लिए सेफ है, लेकिन जवान अब तमाम तरीके की रणनीति और तमाम तरीके के उपकरण के साथ सारे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और यही वजह है कि 2024 के बाद से जो भी ऑपरेशन हुए हैं उन ऑपरेशन में माओवादियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और जवानों को यदा कदा बहुत थोड़ा नुकसान ही उठाना पड़ा है। 2025 का आंकड़ा उस दिन मैं देख रहा था कि 2025 छत्तीसगढ़ बनने के बाद वो साल है जिस साल में एक भी हथियार लूटा नहीं जा सका जवानों से माओवादियों के द्वारा, वरना इसके पहले लगभग 2021 से 2024 तक 516 ऑटोमेटिक वेपन केवल छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने जवानों से लूटा था, जिसमें 111 वेपन 2024 तक जवानों ने रिकवर किया। और उस दिन मैं हिसाब लगा रहा था तो 2025 में माओवादियों के समर्पण करने और मुख्य धारा में लौटने के दौरान लगभग 140 की संख्या में ऑटोमेटिक वेपन आए। इसी दौरान देवा ने जो तेलंगाना में सरेंडर किया उसमें 2 हथियार, जिसमें टैवोर और कोल्ट की जो ऑटोमेटिक राइफल है जो इजराइल और यूएस में बनी हुई है, उसने सबको फिर से चौंकाया कि इतने ऑटोमेटिक वेपन भी क्या माओवादियों के पास थे। खैर, इन सारी जानकारियों के बीच ये एक सच कि किस्टारम के इलाके में वो कमेटी, 7 कमेटियां हैं सुकमा जिले में, जिसमें एक कमेटी कोंटा एरिया कमेटी भी थी, उसे पूरी तरह से खत्म करने में जवानों को सफलता मिली। इसी जंगल में वो पूरी मुठभेड़ हुई। चारों तरफ 3 तारीख की जब सुबह सूरज उगा था तब 12 माओवादियों के जीवन का सूरज डूब चुका था और उन्हें मार गिराया था जवानों ने उस सफलता के साथ जिसमें उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसमें एक AK-47, इंसास, SLR जैसे 3 ऑटोमेटिक वेपन और साथ ही साथ उनके कुछ और दस्तावेज और सिंगल शॉट BGL लॉन्चर जैसे कुछ हथियार भी जवानों ने बरामद किए। मुझे लगा कि इस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए उस जगह को जाकर देखना चाहिए जिस इलाके में ये पूरी मुठभेड़ हुई है। और उस मुठभेड़ में एक और सबसे अच्छी बात जिसका जिक्र जरूर होना चाहिए
मैं देख रहा हूँ कि 2024-25 के बाद से जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें एक आध कुछ ऑपरेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे ऑपरेशन में मारे जाने वाले जो लोग हैं उसमें माओवादी ही। नहीं तो इसके पहले कई दफ़े क्रॉस फायरिंग की बात करते हुए कई बार ग्रामीण भी उसकी जद में आते थे। जवान अब इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और यही वजह है कि जब वो कॉर्डन करते हैं किसी इलाके को तो आसपास के उन गाँव को भी अलग से कॉर्डन करते हैं जो इलाका उस मुठभेड़ स्थल के सबसे करीब हो। और यही वजह है कि वो किसी भी ग्रामीण को उस मुठभेड़ स्थल में उसकी जद में ना आ जाएं, इसका भी बाकायदा ध्यान रखते हैं। मारे गए जो 12 माओवादी हैं, गांव वालों से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि पूरे के पूरे पार्टी के लोग हैं, इसमें कोई भी ग्रामीण नहीं है। ये सबसे ज़्यादा बड़ी सफलता जवानों के लिए होगी कि मारे गए लोग केवल माओवादी हैं, वो भी उस समय जब उन्हें बाकायदा सरकार बोल भी रही है कि आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, आप चाहें तो लौट सकते हैं, लौटेंगे तो आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो माओवादी अभी भी हैं तो वे उनका निजी निर्णय है। और इसको लेकर बस्तर टॉकीज़ ने भी कई बार अपील की कि कोई माओवादियों को अगर ऐसा लगता है कि वापस लौटना चाहिए और रास्ता नहीं मिल रहा या कोई संपर्क नहीं हो पा रहा तो बस्तर टॉकीज़ हम इसमें आपके लिए सहयोग की भूमिका ज़रूर निभाएंगे। नीचे जो नंबर आप देख रहे होंगे उस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं ताकि अगर आपको किसी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो मुझे खुशी होगी कि किसी की भी जान बचाने में हमने कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये इलाका मुझे लगा वो गोलियों के निशान, वो मंजर वो आपको दिखाऊं, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचनी चाहिए और लोग उनको देखना चाहिए कि ग्राउंड रिपोर्ट कैसी थी और ग्राउंड की क्या स्थिति थी, तो इस वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ग्राउंड पे बस्तर टॉकीज ठीक ठाक मेहनत कर रहा है, जो बातें ज़मीन पर हैं वही बताने की कोशिश कर रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो ये आपका निजी फैसला है, आप कर सकते हैं। धन्यवाद।